channel. I hope everyone is good and everything's going well. So we were to start with political theory key approaches today, approaches of political theory. So without further ado, let's just start with our topic. Okay. Approaches to study political science are grouped as traditional and modern approaches. So there are two broad categories, all right. First one is traditional and second one is modern. So traditional approaches में there are what all characteristics the traditional approach has are the traditional approaches are value based, which means they are more normative kind of मतलब कि yeah, that's what about it. And these approaches are put emphasis on values more than facts. मतलब कि जब यहाँ ये वाले अप्रोचेस में देयर इज मोर डोमिनेंस ऑफ वैल्यूज फैक्ट्स के कंपैरिजन में जो वैल्यूज हैं जो वैल्यू बेस्ड डेटा है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, वो डोमिनेट कर जाता है कंपेयर टू फैक्ट्स. ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज let's find out what all more characteristics does it has. Traditional approach are largely normative and stresses on values of politics. ठीक है, this one I hope is clear. मैंने तीन अलग अलग पॉइंट में तीन अलग अलग तरीके से इसको लिख डाला है. So I can't stress more और I can't stress enough on this कि ये इसका basic feature है traditional approaches का. And emphasis is on study of political structures, different political structures, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया. ठीक है, फिर ये तो डेमोक्रेसी मोनार्की ये एक फेज ये हो सकता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स का. दूसरा या फिर डिक्टेटरशिप एटसेट्रा एटसेट्रा. और दूसरा क्या हो सकता है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट या कौन सी अप्रोच या कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छी है. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है. तो कैपिटलिज्म ज़्यादा अच्छा है या फिर कम्युनलिज्म, इस तरीके की चीज़ें. इन सब चीज़ों पे जो एकदम फाउंडेशन होती है जिससे पता चलता है कि कोई स्टेट किस तरीके का है, उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं. ये सब चीज़ें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट होती हैं किसी भी जगह के. और कहाँ पे जैसे मिलिट्री का क्या रोल है किसी जगह पे, क्या मिलिट्री की कितनी डोमिनेंस या एम्फेसिस है ना, या फिर क्या मोनार्की है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनके प्रोज और कॉन्स हैं, उनके बारे में क्या फाइंडिंग्स हैं, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा डिवेल करती है ट्रेडिशनल अप्रोच. एंड बहुत ही कम अटेम्प्ट होता है थ्योरी और रिसर्च को रिलेट करने का. मतलब ट्रेडिशनल अप्रोचेस में थ्योरी तो दे दी जाती है पर फिर रिसर्च एनालिसिस टेस्टिंग इन सब का कम रोल रहता है. ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा फोकस होता है. तो जो ऑब्जर्वेशंस के बाद कोई भी ट्रेडिशनल थिंकर फाइंड आउट करता है, वो सब चीज़ें वो अपनी थियोरी में फैक्ट्स के रूप में प्रेजेंट कर देता है, जो कि एक्चुअल में बहुत ही वैल्यू बेस्ड होती हैं. तो ट्रेडिशनल थिंकर्स के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि जो जिस टाइम पे जिस तरीके के वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो उसी को सत्य मान के या उसी को जर्नलाइज करके अपने ओपिनियंस लिख देता है एक थियोरेटिकल फॉर्म में, जो कुछ टाइम तक रेलेवेंस होल्ड करते भी हैं. और फिर इवेंचुअली उनकी रेलेवेंस हो सकता है कभी कम हो जाए, बट कुछ फैक्ट्स फिर कुछ पॉइंट्स उनमें ऐसे होते हैं जो लिटरली अभी तक रेलेवेंट हो सकते हैं इन वन फॉर्म और अदर. तो इस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिल गई. अब इसके बाद हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस कौन सी होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोचेस, उसको देखते हैं. ट्रेडिशनल अप्रोचेस में फिलोसफिकल अप्रोच. पहली अप्रोच फिलोसफिकल अप्रोच है. मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैं अब बता देना चाहती हूँ कि फिलोसफी जो है वो मदर ऑफ ऑल साइंसेस कह सकते हैं, क्योंकि पहले सब्जेक्ट्स का ऐसे सेग्रीगेशन नहीं होता था. पहले तो इट वाज जस्ट फिलोसफी. ये तो हमने धीरे धीरे आते आते अपनी
कन्वीनियंस के लिए चीज़ों को सेग्रीगेट करके पढ़ना शुरू कर दिया। बट पहले क्या होता था, स्कॉलर्स होते थे, थिंकर्स होते थे, वो फिलोसफिकल बातें करते थे, क्योंकि वो जो इंटेलेक्चुअल्स होते थे उस टाइम के, वैसे सेग्रीगेट नहीं करते थे कि इस बारे में ही बात करनी है, मेरा फील्ड ऑफ वर्क यही होना चाहिए, फील्ड ऑफ थॉट यही होना चाहिए, ऐसा कुछ सेग्रीगेशन नहीं था। तो फिलोसफिकल अप्रोच इस तरीके की अप्रोच है जिस जिसमें से हमने यहाँ पे पढ़ने के लिए उन फिलोसफीज को फिलोसफिकल अप्रोच के अंदर सेग्रीगेट कर लिया जहाँ पे पॉलिटिकल रेम की बात की थी इंटेलेक्चुअल्स ने। ऑल राइट, तो पुराने टाइम के द डेवलपमेंट ऑफ दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस बैक टू द टाइम्स ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में बात हो रही है। और एम क्या था इस अप्रोच का? इवॉल्व करना स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो मैंने आपको, जब हम पॉलिटिकल थ्योरी का डेफिनेशन कर रहे थे, तो एंड्रयू हैकर की जो डेफिनेशन है उसमें बोला था कि पॉलिटिकल थ्योरी ड्वेल करती है व्हाट ऑट टू बी पे भी, और किस किस चीज़ कॉम्बिनेशन होती है, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट इज। ठीक है, तो राइट ऑन रॉन्ग यहाँ पे स्टैंडर्ड्स ये लोग सेट करने की कोशिश करते थे, राइट और रॉन्ग का अपनी पर्सनल मतलब थॉट्स के हिसाब से या पर्सनल थिंकिंग के हिसाब से कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इस चीज को जज करके असेस करके जर्नलाइज करने की कोशिश करते थे। और इससे क्या होता था कि वो क्रिटिकल इवेल्युएशन करते थे एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस का, मतलब व्हाट इज देयर, उसका उसको क्रिटिकली एनालाइज करते थे इन टर्म्स ऑफ वेदर इट इज राइट और वेदर इट इज रॉन्ग एंड हाउ इट शुड बी राइट और रॉन्ग, है ना। तो लॉज और पॉलिसीज जितनी भी होती थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते थे, उन सबको क्रिटिकली इवेल्युएट करना और उसमें से राइट और रॉन्ग निकालना, और फिर ये बताना कि किस तरीके से चीज़ें एक्चुअल में होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। इस तरीके की चीज़ें पॉलिटिकल फिलोसफिकल अप्रोच में, सॉरी, ट्रेडिशनल अप्रोच में जो फिलोसफिकल अप्रोच है उसका पार्ट होती थी। एंड दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन थियोरेटिकल प्रिंसिपल दैट द वैल्यूज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये एक थियोरेटिकल प्रिंसिपल, थियोरेटिकल मतलब जिसका कोई प्रमाण ऐसे नहीं है, बट वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी उसकी पॉसिबल है। तो वही कि तो ये लोग इस चीज में बिलीव करते थे कि वैल्यूज जो हैं वो पॉलिटिक्स की स्टडी से सेपरेट नहीं की जा सकती। यू कैन नॉट टेक आउट वैल्यूज आउट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज इवेंचुअली जो पॉलिटिकल साइंस है या जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर की। तो जब हम ह्यूमन एक्शंस एंड बिहेवियर को पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे यू कैन नॉट एक्सट्रैक्ट वैल्यूज, है ना, क्योंकि ह्यूमन के जो एक्शंस और बिहेवियर हैं दे आर बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड इमोशंस, राइट। सो इफ यू सेपरेट values from the study of politics, then there won't be a correct analysis of things. Therefore इसका मेन कंसर्न ये रहता था कि क्या गुड है और क्या बैड है किसी भी पॉलिटिकल सोसाइटी में, और ये एड्रेस करते थे प्रॉब्लम को, नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी, इनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग उन सबको एड्रेस करने की कोशिश करते थे, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश करते थे, उनके सॉल्यूशंस पे ड्वेल करने की कोशिश करते थे। और जो सपोर्टर्स हैं इन इस वाली पॉलिटिकल अप्रोच के या इस वाली पॉलिटिकल थ्योरी की अप्रोच के, वो ये कंसिडर करते हैं कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ्स के साथ पूरी की पूरी एसोसिएटेड है। मतलब कि जो लोगों के पॉलिटिकल, तो ये सिग्निफाई ये ब्लाइंड करती है कि लोग जो पॉलिटिकल इस वाली पॉलिटिकल अप्रोच को, पॉलिटिकल थियोरी की अप्रोच को, फिलोसफिकल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, वो उनका ये बिलीफ है कि पॉलिटिकल थियोरी इज the theory of political beliefs of the people. Okay, this philosophical approach to political theory
is almost similar to what all political beliefs people do hold. Okay, therefore they are of the opinion कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनको जरूर नॉलेज होनी चाहिए गुड लाइफ और गुड सोसाइटी की और लोगों के पॉलिटिकल बिलीफ्स की। मतलब कि ये बात मानी जाती है कि पॉलिटिकल बिलीफ्स की अगर नॉलेज है किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट को तो ही और शी शुड बी able to predict about and conclude about, जब उनको बहुत सारे पॉलिटिकल बिलीव्स और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन सब चीज़ों की नॉलेज है तो दे मस्ट बी एबल टू एनालाइज, है ना, और दे मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट उसके बाद अबाउट after all the analysis they must be able to predict about what is a good life and what is a good society and does it exist or not और हाउ शुड इट बी मेड टू एग्जिस्ट, इस तरीके की चीजें प्रिडिक्ट कर पाए वो, ये अप्रोच को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। ओके, तो जो थियरिस्ट हैं जिन्होंने इस पॉलिटिकल अप्रोच को डेवलप किया है उनका फोकस क्या था? उनका फोकस था हिस्टोरिकल फैक्टर्स पे। हिस्ट्री को बेसिस बनाया पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस की स्टडी का या पॉलिटिकल थ्योरी को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने हिस्ट्री को एज अ बेस, हिस्ट्री को एज एन एविडेंस यूज किया। ये जैसे कि एज, प्लेस और सिचुएशन क्या रही, किस कंडीशन में किस सिचुएशंस के चलते क्या एक्शंस लिए गए, ठीक है, ये सब कंसिडरेशन में लेकर उन्होंने थ्योरीज को फॉर्मुलेट किया। और इस अप्रोच में जो हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, इस चीज पे भी एम्फसाइज किया जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी के फॉर्मुलेशन के लिए पहले हिस्ट्री को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी पॉलिटिकल रियलिटी को एनालाइज किया जा सकता है किसी भी सिचुएशन की, ठीक है। और सेबाइन जो है उसने वो जो हिस्टोरिकल अप्रोच के अंडर हम उन्हें कोट कर सकते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि पॉलिटिकल साइंस को इंक्लूड करना चाहिए सभी उन सब्जेक्ट्स को जो डिस्कस करते हैं राइटिंग्स को, मतलब रिटन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो। तो जब हम ये बात करते हैं तब भी हम एक तरीके से हिस्ट्री को ही रेफर कर रहे हैं। मतलब सेबाइन केम आफ्टर प्लेटो एंड ही इज ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हेन यू स्टडी गो एंड स्टार्ट विथ प्लेटो। तो एक तरीके से ये भी एक हिस्टोरिकल अप्रोच ही हुई ना, यू आर ट्राइंग टू स्टडी the history of all the writings of the thinker who initiated things, ताकि to determine eventually कि what is right or wrong in today eventually। और अगर हम predictions की बात करें तो predictions कब की होती है? फ्यूचर की ना। तो हम बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल जो थियोरी होती है वो इवेंचुअली कंक्लूजन्स और प्रिडिक्टेबिलिटीज के पॉसिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। तो इवेंचुअली वो यहाँ से ये सिग्निफाई होता है कि ही इज ट्राइंग टू से कि पीछे से स्टार्ट करते हुए आप वहां तक पहुंचे जिस पोजीशन पे आप आज की रियलिटी को एनालाइज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सके। और ये सब करने के लिए यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। कहाँ से? फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो हिमसेल्फ। तो ये अप्रोच जो है इस बिलीफ को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन करती है कि जो थिंकिंग है हर एक पॉलिटिकल थिंकर की, वो उसकी सराउंडिंग्स और उसके इन्वायरमेंट की जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कंडीशंस थी उससे फॉर्मुलेट होती है, राइट। उस और इसके अलावा जो हिस्ट्री है वो हर तरीके की डिटेल प्रोवाइड कर देती है आपको, पास्ट की भी, और इससे आप लिंक भी कर सकते हो प्रेजेंट इवेंट्स को। तो लिंक कर हम वो कहना चाहते थे कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट की डिटेल्स प्रोवाइड करती है और उसको हम प्रेजेंट इवेंट के साथ लिंक कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आज के इवेंट्स और पुराने इवेंट्स के अंदर कोई सिमिलैरिटी एस्टेब्लिश कर पाए तो जो पुराने इवेंट्स के बाद होने पे उन उन इवेंट्स के
उन घटनाओं के घटने पर जो भी सिचुएशंस अनफोल्ड हुई या जो भी इवेंट्स कॉन्सिक्वेंटली टेक प्लेस हुए, कुछ उस तरीके के इवेंट्स आज के टाइम पे भी हो सकते हैं क्या, इस तरीके की चीजें एनालाइज करने की कोशिश करी जाती है। तो हिस्ट्री एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी आपको डिटेल्स देती है, हर पॉलिटिकल इवेंट की, है ना। और इसीलिए वो हेल्प कर सकती है फ्यूचर एस्टिमेशन में भी बाकी इवेंट्स की, ऐसा मानना है हिस्टोरिकल अप्रोच के सपोर्टर्स का। और इसीलिए ये लोग कहते हैं कि बिना स्टडी किए पास्ट पॉलिटिकल इवेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये बिल्कुल गलत होगा एनालाइज करना आज की पॉलिटिकल इवेंट्स को बिना नॉलेज के पास्ट की। लेकिन क्रिटिक्स क्या कहते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के, कि ये तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं रखता कि जो आइडिया है पास्ट एजेस का वो आज के आइडियाज के और कॉन्सेप्ट के साथ कोई भी सिमिलैरिटी रखे, या उनकी अंडरस्टैंडिंग में कोई कनेक्शंस हों। और आज के आउटलुक के हिसाब से पास्ट इवेंट्स को देखना क्या आज किसी पर्सन के लिए पॉसिबल हो सकता है? मतलब अगर कोई पर्सन 21st सेंचुरी में पढ़ रहा है, 21st सेंचुरी में जी रहा है, तो क्या फर्स्ट सेंचुरी या सेकंड सेंचुरी के इवेंट्स जो हुए उनको वो पढ़ भी ले, उनकी राइटिंग्स जो रिटन डॉक्यूमेंट्स है उनको किसी तरीके से समझने की कोशिश कर भी ले, तो भी क्या उस टाइम पे जो लोगों के दिमाग में एक्चुअल आइडियाज और सिचुएशंस थी, या लोगों के आसपास का जो इन्वायरमेंट था उसको समझ पाएगा क्या? तो ये चीजें समझना आज के टाइम पे पास्ट एजेस की इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्रेरी आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स पॉसिबल ही नहीं है, ये मानते हैं क्रिटिक्स जो कि हिस्टोरिकल अप्रोच के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे। नेक्स्ट हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, यही ट्रेडिशनल अप्रोचेस वाला टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे tomorrow as well. So that's it for today. Please go ahead and like the video अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, and do not miss out on subscribing to the channel. It's absolutely free to do so. And also you can go ahead and comment if you have any query or any question, and even if there is no query or no question, just go ahead and drop a hi in the comment section. It'll be motivating me, and just so you can show your support to the initiative. Go ahead and do that. Also, you can share the video with whosoever you think will find the content relevant. You can also tell the people through word of mouth. Yeah, so that's it. Thank you for watching. See you tomorrow.